हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज चैनल पर। आज 12 फरवरी और शुक्रवार का दिन है। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी ने एक बार फिर अमित शाह को चेतावनी दे दी। ममता बनर्जी का अपने भाषण में कहना था कि यहाँ प्रचार के लिए तो आइए, लेकिन धमकी देने की कोशिश मत करिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कूच बिहार में रैली करके राज्य की सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा था। ममता दीदी भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने अमित शाह को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ममता ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मानसिकता और धमकी भरा व्यवहार उनकी पोजीशन के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में आगे ये भी कह दिया कि यदि आपका विश्वास होता तो बेफजूल की बात नहीं करते। ये बंगाल है, आपकी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंगाल में जय श्री राम बोलना ऐसा लगता है कि आपने कोई गुनाह कर दिया हो। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या। इसी के साथ में अमित शाह ने अपने भाषण में आगे ये भी कहा था कि ममता दीदी को जय श्री राम बोलना अपमान लगता है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि पूरा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग श्री राम को याद करके गौरव महसूस करते हैं। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर ट्विटर को लेकर है, जहाँ भारत सरकार का आदेश मानने के मूड में नहीं ट्विटर ने कहा, ऑर्डर भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं। ट्विटर ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें सरकार को भी संबोधित किया गया। इस ब्लॉग में ट्विटर ने बताया कि उसने इस संबंध में क्या क्या किया है, लेकिन साथ ही प्लेटफॉर्म ने फ्री स्पीच और ओपन इंटरनेट की वकालत करते हुए ये भी कहा कि दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर इन पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार और ट्विटर के बीच में दिख रही इस तकरार के बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ट्विटर से स्थानीय कानूनों का पालन करने को कहा है, वरना सरकार ने एक्शन लेने की चेतावनी दी थी। ट्विटर ने बताया कि उसने हानिकारक सामग्री वाले हैशटैग की रसता कम करने के लिए कदम उठाए। इसमें उन्हें ट्विटर और सर्च टर्म में रेकमेंडेड सर्च टर्म के तौर पर प्रतिबंधित किया जाना शामिल है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने सरकार के आदेशों के तहत 500 से ज्यादा अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लिए, इसमें कुछ को स्थायी रूप से निलंबित किया जाना भी शामिल है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भेजी गई नोटिसों के मुताबिक ऐसा बहुत से पाकिस्तान समर्थित और विदेशों से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान समर्थकों के अकाउंट्स है, जो कथित रूप से देश में किसान आंदोलन के बीच सामाजिक और कानूनी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लेकर है। जहां तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्जी कोरोना टेस्ट दिखा नेता व अधिकारियों ने किया अरबों का घोटाला। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कोरोना टेस्टिंग को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में फर्जी कोरोना टेस्ट दिखाकर नेता और अधिकारियों ने अरबों रुपयों का घोटाला किया। तेजस्वी यादव ने 2 ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की आत्मविहीन भ्रष्ट नीतीश कुमार सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेच कर भी कमाई कर लेती। साथ ही कहा कि एक अंग्रेजी अखबार की जांच में ये साफ हो गया कि सरकारी दावों के उलट कोरोना टेस्ट हुए ही नहीं और मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखा अरबों का हेर फेर कर दिया। दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार से दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपयों का घोटाला कर दिया है। और इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर पीएम मोदी को लेकर है। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि हम आप सहमति का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा राजनीतिक उतार चढ़ाव में भरोसा नहीं करती है और देश चलाने के लिए वे आम सहमति का सम्मान करते हैं। भाजपा के विचारक और जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में भाजपा अपने विरोधियों के खिलाफ पूरी शक्ति से लड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय विभूतियों को सरकार द्वारा दिए गए सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि दूसरी सरकारें ऐसा नहीं करती। उन्होंने देश भर की भाजपा इकाइयों से आग्रह किया कि देश आजादी की 75वीं
वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उन्होंने पार्टी सांसदों को यह सुझाव भी दिया कि वे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की सूची बनाए और विदेशी सामानों की जगह देसी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दे। जी हाँ, और बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर है। जहाँ अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर कसा तंज। अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार में कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या यही है भाजपाइयों की संकल्प से सिद्धि की व्याख्या, जहां कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के हाथ में। इससे पहले अखिलेश यादव आंदोलनजीवी कहे जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं है। और दोस्तों, जहां तक सवाल है अगली बड़ी खबर का, अगली बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है। जहां राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को इन नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों के बाद देश का कृषि क्षेत्र 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसान आंदोलन पर भी बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों का नहीं, देश का आंदोलन है। किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। बुधवार किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। और अगली बड़ी खबर लद्दाख और चीन को लेकर है। जहां पूर्वी लद्दाख विवाद का जिक्र करते हुए एम नरवणे बोले, अतीत से मिली चुनौतियां खत्म नहीं हुई। भारत की अशांत सीमाओं पर ये चुनौतियां कहीं अधिक करीबी, वास्तविक और खतरनाक है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक प्रमुख सैन्य विद्वान मंडल थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 9 महीनों से हजारों की संख्या में भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात है। यहाँ मौजूद गतिरोध ने दोनों देशों के संपूर्ण संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय थल सेना भविष्य में भी युद्ध जीतने के लिए क्रमिक रूप से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इसी के साथ में आज की बड़ी खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आपको हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।